सिट्रन ने जो अपनी सारे प्रोडक्ट बेचता है ना, वो कंफर्ट के नाम पे बेचता है। ये हमेशा आप देखना जोर देंगे कि हमारी गाड़ी में कंफर्ट अच्छा है। अपनी गाड़ी की कोई भी बुराई नहीं करता है। कल को मैं भी कोई कार लूंगा तो मैं भी उसके बारे में गलत नहीं बोलूंगा। मैं इसके आपको नेगेटिव बताऊंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ तारीफें कर रहा हूँ। अब आप इसके नेगेटिव सुनिए, भर भर के नेगेटिव बताता हूँ मैं आपको। अभी इसकी सेफ्टी रेटिंग आई है जो कि 0 है, तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अदर वीडियो। आज हमारे पास में है सिट्रोइन की C3 1.2 टर्बो। देखिए, सिट्रोइन कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफी बदनाम हो चुकी है तब से, जब से इसका सेफ्टी रेटिंग का इशू आया है। लेकिन आज इस गाड़ी का हम करने वाले हैं एक ओनरशिप रिव्यू, और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इस गाड़ी के बारे में हम जानेंगे कि कार कितना माइलेज देती है, कैसा कंफर्ट है, क्या सर्विस कॉस्ट आती है, और साथ ही आपको बता दूं, मेन होता है कि गाड़ी खरीदने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव क्या रहा। एक ओनर अपनी गाड़ी के बारे में एक्चुअल में बता पाता है, क्योंकि हम गाड़ी के बारे में तब तक बता पाते हैं जब तक हमारे पास गाड़ी रहती है। लेकिन ये गाड़ी को ओनर ने अभी तक ड्राइव किया है 25,000, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आपको भी पसंद है सिट्रोइन की C3, तो बिना किसी देरी के कार के ओनर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव ऑल थिंग्स जानते हैं। जो कार के ओनर हैं वो है मिस्टर गोहर जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच चैनल में आने के लिए, टाइम आपने निकाला। थैंक यू। तो गोहर जी, इनका नाम है, नोएडा से बिलोंग करते हैं, और सर का भी एक यूट्यूब चैनल है। किस नाम से आपका चैनल? लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। लैंड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से चैनल है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ चैनल है। आप इनके चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो गोहर जी, आपने गाड़ी को कब लिया था? ये गाड़ी मोहित भाई मैंने ली थी नवंबर 2022 में, मुझे इसकी डिलीवरी मिली थी। अक्टूबर में मैंने बुक की थी, तो मुझे जल्दी एक विद इन ए मंथ मिल गई थी। तो ये गाड़ी आपकी नॉन टर्बो है या टर्बो चार्ज? ये गाड़ी मेरी टर्बो वेरिएंट है। ओके। जिस समय पे मैंने गाड़ी बुक की थी उस टाइम पे ये टॉप मॉडल था। ये शाइन, ये इसका फील वेरिएंट फील है। वेरिएंट, ओके। उस टाइम पे टर्बो में आपका सिर्फ एक ही वेरिएंट आता था, वो यही था, फील टर्बो। ओके। तो इस नॉन टर्बो में आपको वेरिएंट मिलते थे, लाइव, फील, हाँ, शाइन, लेकिन आपका इसमें एक ही वेरिएंट आता था। अब इसका शाइन वेरिएंट भी आ गया है, जो ओके। टॉप मॉडल है इसका। ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? एक्चुअली इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था उस टाइम पे वो 8,15,000 रुपए था। और बाकी अगर मैंने ऑन रोड, मैंने इसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी ली है, तो लगभग लगभग मुझे 9,48 के आसपास, यानी 9.5 लाख के आसपास 9.5 लाख की ये गाड़ी इनको और पड़ी मैंने है। कुछ कंपनी से एसेसरीज भी लगवाई है, जैसे आपका नीचे इंजन गार्ड हो गया, ओके। और इसमें अंदर सीट कवर, मैंने सब कुछ मैंने कंपनी से ही करा, क्योंकि नई गाड़ी थी, थोड़ा शौक होता है कि कंपनी से सब कुछ एक साथ होके मिल जाए। मैंने इसमें पूरा पैक लगाया, पीछे स्पॉइलर देखेंगे वो सब आपने देखा होगा। तो मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हैं 80-85 के आसपास मुझे विद एसेसरीज पूरी गाड़ी पड़ गई थी। एक्सटेंड वारंटी मिला के 10 लाख आप मान सकते हैं। 10 लाख में पड़ी है। अभी हमारे जो व्यूअर है वो जानना चाहते हैं कि इस गाड़ी को लेने के बाद आपने अभी तक चलाया है इसको 25,000, डेफिनेट। वो 25,000 में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो सबसे पहले हमारा आपसे ये सवाल है कि इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मैंने बिल्कुल शुरुआत से बता देता हूँ, तो मेरे पास सेंट्रो गाड़ी भी रही है, सेंट्रो जिंग। ओके। वो पेट्रोल CNG थी, आज भी है मेरे पास। और इससे पहले मेरे पास एक गाड़ी थी फिगो एस्पायर, जो कि डीजल थी। ओके। बेसिकली मैंने बुकिंग भी वेन्यू की थी, लेकिन वो कुछ फेसलिफ्ट में नया नया आया था, तो उस टाइम पे क्या था, मैंने उसका S+ डीजल वेरिएंट बुक करा था, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए थी। 1.5 लीटर का उसमें इंजन आया था डीजल में। हाँ। और S+ का बहुत अच्छा, तो लेकिन वो वेटिंग की वजह से मैंने कैंसिल करा, मुझे गाड़ी की जरूरत थी, तो फिर मैंने उस टाइम पे इस गाड़ी को बुक किया था। जब आप इस गाड़ी को मार्केट में ढूंढ रहे थे, जी, वही आपके शब्द मैं यूज करता हूँ कि एक विंडो होती है, बंदा उसी में देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस सेगमेंट में जो गाड़ी आती है जी जी एक्चुअल में, वो तो एक तो पंच आ जाती है, जी जी। दूसरा एक hyundai की एक्स्टर, वो तो हाल ही हाँ, में वो आई भी है। रिसेंटली आई है। तो हमारे जो व्यूवर हैं, जब एक बजट शॉर्ट लिस्ट करते हैं, गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो 3 गाड़ी निकल के आती है। जी जी जी। तो आज हम सिर्फ आपसे यही जानेंगे कि उन गाड़ी से इस कार में ऐसा क्या अलग है, बिल्कुल या ऐसा क्या नेगेटिव है कि उनको इसको कंसिडर करना चाहिए, और नेगेटिव है तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम इंडियन कस्टमर हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हम जो भी गाड़ी या कोई भी गाड़ी परचेज करता है, वो अपने प्राइस ब्रैकेट में, अपने बजट में परचेज करता है। मेरा जो बजट था वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास था। मतलब आपने फाइनल कर लिया था कि 10 लाख की मुझे गाड़ी मतलब लेनी 10 लाख से नीचे हो, या अगर ऊपर है तो फिर गाड़ी कुछ अलग से हटके हो, बड़ा लेकिन 10 सेगमेंट लाख होना तक, चाहिए। हाँ 10 लाख तक मेरा बजट था। अब उस 10 लाख ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उस 10 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर मुझे या तो एक हैचबैक का टॉप मॉडल मिल रहा था, बिल्कुल, ठीक है ना। वो आप जानते हैं, हैचबैक में सेंट्रो के बाद फिगो एस्पायर चला रहा था, तो फिर मैं दोबारा हैचबैक पे आता। सही बात है। फिर उसके बाद एक सेगमेंट आता है, जो आता है पंच वाला सेगमेंट, जिसको माइक्रो एसयूवी कहते हैं। हालांकि ये भी माइक्रो एसयूवी है। कंपनी इसको हैचबैक कहती है, लेकिन हम हटा देते हैं, हम इसको माइक्रो एसयूवी मानते हैं। और टाइगर है, रेनॉल्ट की, रेनो की आपने देखा होगा, और आपका निशान की मैग्नाइट भी आती है। ये बेसिक गाड़ी थी उस टाइम पे। तो उनके मिड वेरिएंट या थोड़ा बहुत ठीक ठाक वेरिएंट नॉर्मल नेचुरल एस्पेक्ट में मुझे मिल रहे थे।
और अगर मैं जा रहा था जो एक एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट होता हाँ। है, जो मेन, जैसे इसमें आपका वेन्यू आ जाता है, नेक्सॉन आ जाता है, और आपका महिंद्रा की एक्सयूवी 300 आ जाती है, हाँ, आपकी हाँ। ब्रेजा आ उनके बेस जाती है, मॉडल आ जाते हैं। उनके बेस मॉडल आ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मुझे इतना अच्छा इंजन नहीं मिल रहा था। अब मैंने क्या करा, अपने प्राइस ब्रैकेट के अंदर गाड़ी मैंने माइक्रो एक्सयूवी ली। माइक्रो आपका कहने एक्सयूवी का मतलब ये है कि आपको ना परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए थी, भले और ही फीचर कम मिल जाए। हाँ डेफिनेटली। तो मेरी रिक्वायरमेंट सूट कर रही थी, एवरेज भी इसका ठीक ठाक कंपनी क्लेम कर रही है, 23.9 का टर्बो का क्लेम कर रही है, और गाड़ी देती भी अच्छा एवरेज, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो लुक वाइज, बजट वाइज, और ये वाला जो मुझे परफॉर्मेंस मिल रही थी इस बजट में कहीं और नहीं मिल रही थी। आपकी मतलब 3 चीजें यहाँ पे मैच हुई है। हाँ। एक तो गाड़ी की जो लुक है, रोड प्रेजेंस है वो, डेफिनेटली नया, दूसरा बिल्कुल गाड़ी थी, नया नया था, तो बिल्कुल एक अलग हटके आप हो जाते हैं। आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, ग्रैंड i10, i20, काइगर, मैग्नाइट, तो वो आप फिर दोबारा से वही भीड़ वाली चीज आ जाती है, तो एक थोड़ा तो भीड़ आपका से लुक हो गया, बिल्कुल। दूसरा हो गया आपका बजट जी में आ गई, तीसरा हो गया पावरफुल इंजन। एक्चुअल में आप बताइए कि सिटी में ये कम से कम में कितना माइलेज देती है और हाईवे पे ज्यादा से ज्यादा कितना देती है? सबसे पहले मैं मोहित भाई आपको बताता हूँ भैया, ये जो इसका एवरेज है, ये टर्बो वेरिएंट है। टर्बो की आप कोई भी गाड़ी उठा के देंगे, टर्बो में क्या होता है, परफॉर्मेंस वाइज एवरेज निकलता है। आप इससे ज्यादा से ज्यादा भी एवरेज निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको परफॉर्मेंस लेंगे तो डेफिनेटली एवरेज तो गिरेगा। लेकिन मैं जनरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं नोएडा सिटी में गाड़ी चलाता हूँ। अब जैसे अभी गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, एसी फुल यूज होता है गर्मी के अंदर। अगर मैं इसको एक नॉर्मल एक ड्राइविंग की तरह चला रहा हूँ, तो गाड़ी बहुत आराम से 14 से 15 का एवरेज देती है, जो कि मेरे हिसाब से इसकी परफॉर्म, मतलब इसमें मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ। हाँ। मैं जनरली जो नॉर्मल ड्राइव मोड होता है उसमें चल रहा हूँ, तो ये 14-15 का इजीली एवरेज देती है, जो मेरे हिसाब से सिटी के अंदर काफी अच्छा है। और अगर मैं हाईवे की बात करता हूँ, तो हाईवे में मैंने इसमें 18-19 तक भी बहुत इजीली एवरेज निकाला हुआ है। मतलब आपका कहने का ये है कि सिटी में 14 का माइलेज, हाँ, और 17-18 हाईवे अब पे। लोअर साइड ले लेते हैं, सिटी में आप बोल सकते हैं 14 का एवरेज बहुत इजीली देती है। मैं एसी की बात कर रहा हूँ, सर्दी में तो मैंने एसी तो चलाते ही 15, हैं वो साढ़े तो। 15, 16 तक भी मैंने हाँ। एवरेज निकाला है। और एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं पहले ही, कि ये गाड़ी 1 लीटर टर्बो नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि पावर देता है 110 bhp, साथ में 190 Nm का टॉर्क, जो कि काफी ज्यादा पावर होती है। जैसे आप सेगमेंट में गाड़ी उन सबसे बेस्ट है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं पीछे की सीट जो है थोड़ी सी पोजीशन उनकी अप है, बिल्कुल। तो उससे कहीं ना कहीं हेडरूम पीछे की साइड में अफेक्ट करता है? नहीं, हेडरूम तो देखिए इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट है, हाँ ठीक है। जी। दूसरी बात यह है कि पीछे का थेटिकल व्यू ऊपर करने का रीजन ही होता है कि जब आदमी पीछे बैठता है, तो उसको अगला जो पूरा मेन व्यू है पूरा उसको ब्लॉक नहीं होता, तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। उसको भी थोड़ा सा ये है कि रोड चल रहा है, तो उसको भी अच्छा लगता है, बैठने में कंफर्ट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जब बैठेंगे तो आपको आइडिया होगा, पीछे कोई किसी भी तरीके का स्पेस का या किसी तरीके का इशू नहीं। 2 लोग तो 2 बड़े हैवी लोग भी आराम से बैठ जाएंगे, और 3 एवरेज लोग भी इजीली बैठ जाते हैं। और अगर आप वैसे देखेंगे, जो मेन यूएसपी है गाड़ी के, सस्पेंशन गाड़ी के बेस्ट इन सेगमेंट है। अगर आप सस्पेंशन देखेंगे, ऐसे सस्पेंशन किसी और अदर कार में आपको नहीं मिलेंगे। और इसका इंजन की परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी, सिट्रन ने जो अपनी सारे प्रोडक्ट बेचता है ना, वो कंफर्ट के नाम पे बेचता है। ये हमेशा आप देखना जोर देंगे कि हमारी गाड़ी में कंफर्ट अच्छा है। इनकी C5 एयर क्रॉस गाड़ी है, जो कि 44 लाख रुपए की आती है, वो भी उन्होंने कंफर्ट दिखा के लोगों को सेल करा है। तो डेफिनेटली राइड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कंफर्ट इसका बेस्ट है हर गाड़ी के मुकाबले। चलिए, कंफर्ट की वजह से आपने बात करी है, देखो अभी मैंने भी आपकी गाड़ी ये चलाकर देखी थी, जी तो मैंने इसमें एक गाड़ी में ना जो फील किया, जी वो मैंने ये फील किया कि गाड़ी के ना सस्पेंशन कंफर्ट के हिसाब से तो काफी अच्छे हैं, जी। बट कहीं ना कहीं इसमें बॉडी रोल की वजह से हाई स्पीड पे क्या चीज अफेक्ट करती है इसको? बॉडी रोल गाड़ी में है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए भैया, होता क्या है, हर गाड़ी का प्लस माइनस होता है। कोई भी गाड़ी अगर आप इंडियन रोड पे, मैं कहूंगा अगर आप 2 करोड़ की भी गाड़ी खरीदेंगे ना, तो उसमें भी प्लस माइनस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका थोड़ा बॉडी रोल होने का रीजन क्या है, एक तो कंपनी ने इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है, सस्पेंशन सॉफ्टवेयर साइड रखे हैं, क्योंकि उनको कंफर्ट थोड़ा फील देना था गाड़ी को, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी रोल है गाड़ी में, ये आप बिल्कुल कहेंगे। एक बात बताइए मेरे को कि जैसे सिट्रॉन की ये गाड़ी है आप जो चला रहे हैं, सिट्रॉन के सर्विस सेंटर भी जगह जगह है नहीं हर शहर में, और सिट्रॉन वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपनी वर्कशॉप जो है वो एक तरीके से आपको घर पे सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने कभी उस चीज का एक्सपीरियंस लिया है, और क्या अगर आपने सर्विस करवाई है तो क्या कॉस्ट आपको पड़ जाती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है भैया, क्योंकि सर्विस बहुत जरूरी होती है। हर गाड़ी आदमी ले तो लेता है, आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। एक्चुअल में क्या है ना, ये जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे ही पता था इसका सर्विस सेंटर दिल्ली में एक ही जगह है या फिर गुड़गांव में, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ, मैं कोई रूरल एरियाज में तो नहीं, मैं एक अर्बन सिटी में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो मुझे सर्विस के लिए एक बार जाना पड़ेगा।
वो मैं पेन उठा लेता हूँ कि मैं यहाँ से मोती नगर जाता हूँ। हालांकि अब इनका नोएडा में भी स्टार्ट हो गया है। सर्विस ऑन व्हील की अगर हम बात करते हैं, आपने जैसे इनका सुना है कि ये घर बैठे सर्विस देते हैं, तो वो मैंने फैसिलिटी अवेल नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो बेटर लगा कि मैं शोरूम पे ही जाके विजिट करूँ। रही बात सर्विस की, तो उस पर मैं आ जाता हूँ दोबारा। सर्विस में क्या है, आप कहीं पर भी देखना, जैसे ये सिट्रॉन है, बहुत कम इनके कस्टमर हैं, ठीक है। ये मारुति हिंडई की तरह नहीं है, महिंद्रा, आप जैसे टाटा बहुत ही लोग गाड़ी परचेज कर रहे हैं। मारुति में तो आप जाएंगे, आपको कह देंगे सर गाड़ी खड़ी है, आपको मिल जाएगी, आप बाहर वेट कर लो। आप सिट्रॉन के सर्विस सेंटर में जाना, आपको इनका जो इनकी सर्विस जितनी भी चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी, क्योंकि कम कस्टमर होते हैं तो ये अटेंटिव होते हैं हर कस्टमर को लेके, आपके सारे फीडबैक लेते हैं। आपको बहुत आप गाड़ी के बराबर, मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, गाड़ी के बराबर मैंने अपने खड़े होकर सर्विस कराई है अपने सामने की एक चीज की। सर्विस कॉस्ट क्या आई है इसकी? सर्विस कॉस्ट जो इसकी, जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट सर्विस कराई थी, जो मेजर फर्स्ट सर्विस तो आपका फ्री होती है 2500 किलोमीटर वाली, उसके बाद 10,000 किलोमीटर वाली जो मैंने सर्विस कराई, उसका तकरीबन कॉस्ट आया था 5 से 6,000 रुपए का, जिसमें मैंने जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैं हालांकि मैं कुछ चीजें हटा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा नई गाड़ी, मैंने कोई नहीं, तो मैं लगभग वो 5 से 6,000 का आया। और अभी मैंने दूसरी मेजर सर्विस कराई 20,000 किलोमीटर वाली, वो तकरीबन 9 साढ़े 9,000 के आसपास का उसका कॉस्ट आया था। देखिए अभी मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, अभी इसकी गाड़ी की तारीफें तो आपने बहुत कर ली है। बिल्कुल। अब बात आती है नेगेटिव की। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा होता है सेफ्टी का। बिल्कुल। तो सेफ्टी के बारे में जब आपने गाड़ी ली तब तक इसका क्रैश टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नहीं आया था। बिल्कुल। अभी आया है 0 स्टार, तो आपको क्या लगता है? मैं बता देता हूँ, मैंने जैसे खुद ही बताया था हर गाड़ी में नेगेटिव होते हैं, मैं इसके आपको नेगेटिव बताऊंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ तारीफें कर रहा हूँ। अब आप इसके नेगेटिव सुनिए, भर भर के नेगेटिव बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला नेगेटिव, सिट्रॉन ने फीचर्स बहुत कॉस्ट कटिंग करी है फीचर्स के मामले में। अगर आप देखेंगे इसका जो ये साइड मिरर है, ये भी इसके आपके ऑटो फोल्ड नहीं है, इवन ऑटो एडजस्टेबल भी नहीं है, मैनुअली करना पड़ेगा। हालांकि अब कंपनी ने शाइन वेरिएंट निकाल दिया है, पहले जब मैंने ली थी उस टाइम पे नहीं था। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे आरपीएम का मीटर नहीं है, ठीक है। अगर आप पावर विंडो के जो बटन होते हैं वो आपके आगे 2 दे रखे हैं, पीछे 2 दे रखे हैं, उन्होंने अपने बचा लिए, 2 बटन आगे के बचा लिए, 2 बटन पीछे के बचा लिए, ठीक है। तो बहुत कॉस्ट कटिंग है। अब दूसरा नेगेटिव की बात करते हैं, सेफ्टी की। जब मैंने गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम पे इसका बॉडी वाइज ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब तक कोई परचेज ही नहीं करेगा तो उसका कैसे पता चलेगा गाड़ी का। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाटा। अगर आप आज से 10 साल पहले टाटा की गाड़ी देखेंगे ना, तो कोई परचेज नहीं करता था, लेकिन टाटा ने जब गाड़ी अच्छी निकालनी शुरू करी, इंजन वाइज, सेफ्टी वाइज, तो आज बिक रही है टाटा की गाड़ी। तो अब कोई भी कंपनी आएगी तो कम से कम उसको देखना तो पड़ेगा ना, चला के यूज तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे सेफ्टी रेटिंग नहीं थी, लेकिन अभी इसकी सेफ्टी रेटिंग आई है जो कि 0 है, तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल गाड़ी का जो मैंने गेट देखे, गाड़ी का बोनेट देखा, वो काफी हैवी है। और इसका एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव है, जो मुझे लगता है, इसके अंदर बाहर का साउंड बहुत आता है। अब वो पता नहीं वो टायर की वजह से है, सीएट के टायर हैं, क्योंकि सीएट के टायर थोड़ा ज्यादा आवाज भी करते हैं, और गाड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेटलिंग नॉइस है, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं है, 10-20 हजार किलोमीटर तो गाड़ी नहीं होती है, तो रेटलिंग नॉइस का इशू है गाड़ी में, और थोड़ा बाहर का ज्यादा साउंड अंदर आता है। तो अगर आप म्यूजिक बढ़ाएंगे तब जाके आप उसको रिकवर करेंगे, तो ये थोड़े से इसके नेगेटिव है। आपकी बातों से तो ये लगता है कि ये गाड़ी सिर्फ उनको खरीदनी चाहिए जो कि दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटी में रहते हैं, जहाँ पे इनकी सर्विस भी है। बाकी अगर कोई रूरल एरिया जैसे कि आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हो गया, या हरियाणा में कोई अंदर हो गया जा करके, तो उनके लिए तो किसी की रनिंग महीने में 1000 किलोमीटर है, उसको 200-250 किलोमीटर तो सर्विस कराने आना जाना पड़ जाएगा एक बार में ही। अब क्या है मोहित भैया, इसका जो है ना, मतलब सर्विस सेंटर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए जब मैंने ली थी उस टाइम पे नोएडा में भी नहीं था, ना शोरूम था, ना सर्विस सेंटर था। हर जगह जो मेट्रो सिटीज है पैन इंडिया, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी ने बहुत सारे अपने शोरूम भी बढ़ाए और सर्विस सेंटर भी बढ़ाए। अब आप ये जितने भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, अगर आप बड़े शहर की बात करें, आपको इसका एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा। गाजियाबाद में भी है इनका सर्विस सेंटर, मेरठ में भी मिल जाएगा, मुजफ्फरनगर में, सब जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा सर्विस सेंटर से उसका घर दूर है, अब मुजफ्फरनगर में तो ऐसा 100 किलोमीटर पे भी गांव है कोई, नहीं, सर्विस एक बड़ा मुद्दा है। देखो अगर किसी की गाड़ी में कुछ फॉल्ट भी हो जाता है, जी, सर्विस तो चलो 3-4 महीने में, 5 महीने में एक बार आती है। अगर किसी गाड़ी में कुछ फॉल्ट हो गया, उसे आना पड़ेगा, सर्विस सेंटर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं है जी। अब ये बताओ, इस गाड़ी को जब आप ड्राइव करते हो, 4 मेंबर आपकी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, तो कंफर्ट कैसा है इसका? कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। चाहे आप कोई भी हैचबैक चला लीजिए, इंडिया में जितनी भी हैचबैक हैं, आप कोई भी चला लीजिए, माइक्रो एसयूवी चला लीजिए, पंच हो गया, एक्स्टर भी आ गई है, काइगर, मैग्नाइट, उनसे मैं इनका कंपैरिजन कर लेता हूं, तो कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का। दूसरी चीज ये है कि राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं है। हाईवे पे आप निकलेंगे
आप 6 गियर पे क्रूज करेंगे 90-100 की स्पीड में, आरपीएम बहुत डाउन हो जाता है, एवरेज बहुत अच्छा मिलता है, जो कि अदर कार में नहीं है ये वाली चीज। आप अपने में ही मिलेगा। आप जैसे कि एक यूजर हैं, जी ठीक है, अगर किसी को सिर्फ पावर नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये तो आपने इस गाड़ी को लिया कि आपको पावर मैंने चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब हाँ, से लिया है। लेकिन अगर किसी का बजट 7 से 10 लाख रुपए है और ये 3 गाड़ी अवेलेबल है, इसका गाड़ी का टॉप मॉडल, पंच का टॉप मॉडल और एक्स्टर का, तो आप कौन सी गाड़ी रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको चाहिए सेफ्टी तो अब हाँ। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आप पंच के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको चाहिए रिलायबिलिटी कंपनी वाइज तो Hyundai से बेटर आपको शायद टाटा भी नहीं दे पाएगा नहीं दे सर्विस पाएगा। के रिलेटेड, और किसी भी थोड़ा इंटीरियर भी वो अच्छा बनाते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस, गाड़ी के जितने पैसे दिए एज ए इंडिविजुअल आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो, तो ना वो आपको पंच में मिलेगी, ना वो आपको एक्स्ट्रा में मिलेगी। कभी आपने ये सोचा है कि यार अगर मेरे को 2-4 साल बाद 5 साल बाद इसको बेचना पड़ जाए तो क्या रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगी, या रीसेल के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ भैया। एक्चुअल में क्या ना, इससे पहले मेरे पास फीगो एस्पायर थी, फोर्ड की भी रीसेल आप जानते हैं, कुछ गाड़ियों की अच्छी नहीं, तो नाम से कंपनी की इतनी ज्यादा रीसेल अच्छी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताइए आप, मेरी एज है आज मान के चलिएगा मेरी 25 से 30 साल की, मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, मेरी 25 से 30 साल की किसी की भी एज है फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं गाड़ी के रीसेल सोच के चलूँ अभी सही, अभी तो मुझे गाड़ी का परफॉर्मेंस भी लेना है। अब यही तो मेरी एज है, हम लास्ट जनरेशन है जो पेट्रोल डीजल चला भी रहे हैं, उसके बाद आगे चल के आपको ईवी चलाने को मिलेगा, ना आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ना आपको ये थंब, ना आपको ये फील आएगा जो एक पेट्रोल डीजल के अंदर चलाने का फील आता है। अब मैं इस गाड़ी की अब मुझे गाड़ी 5-7 साल चलानी है, उसके बाद हो सकता है मेरी शादी हो जाए, फिर मैं गाड़ी कैसे प्लान करूंगा अपनी फैमिली के हिसाब से कि मेरे बच्चे को कंफर्ट हो, मेरी बीवी को कंफर्ट हो। तो अभी फिलहाल मैं बैचलर हूँ, सिंगल हूँ, तो मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए। मैं देखिए, पहाड़ों पे आपने लेके गया गाड़ियों को, ग्राउंड क्लियरेंस इसका आप मान के चलना, क्रेटा जैसी बड़ी गाड़ी को भी इसने बीट कर दिया था पहाड़ों पे, तो मतलब वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो उसको चलाएगा ना उसकी बात ये समझ में आएगी। अगर आप इसका पहले गियर में क्लच छोड़ के एक्सीलेटर भी नहीं देंगे ना, तो ये कम से कम 50 मीटर की चढ़ाई चढ़ जाएगी। तो जो एक मजा आता है वो मेरे पैसे वसूल हो रहा है। जब मेरा पैसा पहले ही वसूल हो गया, चाहे रीसेल में मुझे कुछ ना मिले, मैंने तो पहले वसूल कर लिए। तो अब मतलब मैं आप अभी से ही रीसेल की सोच के चलूंगा तो वो तो अब ऐसी गाड़ी लेने के बाद तो बेकार हो जाएगा। 9-10 लाख की गाड़ी लेने के बाद आपको लोग मुड़ के देख रहे हैं, तो और क्या चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप देखना इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी गाड़ी रही है जिनको आज भी लोग याद करते हैं। वॉक्सवैगन की आपने गाड़ी सुनी होगी, पोलो जीटी, ठीक है ना, उसमें स्पेस था ना उसमें कंफर्ट था, लेकिन उस गाड़ी की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस की वजह से लोग आज भी उसको याद करते हैं। आप गाड़ी की फोर्ड फ्री स्टाइल, आप, मैं सारे नाम बता रहा हूँ, आप गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में देखो, रीसेल तो गाड़ी की अपने आप बनेगी ना। अभी रुक जाओ आप, जब जब अगर कंपनी चली भी गई ना मार्केट से, तो गाड़ी याद रखने वाली चीज आएगी। वॉक्सवैगन को आज लोग याद करते हैं और आपका फोर्ड फ्री स्टाइल को लोग याद करते हैं, तो वो गाड़ी याद किस लिए आती है, अपने परफॉर्मेंस की वजह से। तो वो मुझे मैं हमेशा याद रखूंगा अपनी इस गाड़ी को। ड्राइव मैंने इससे पूरे मैंने मजे लिए हैं गाड़ी से, तो वो मेरे लिए चीज मैटर करती है। कहने का मतलब वही हो गया कि जैसे पोलो की आप बात कर रहे हैं, फीगो फ्री स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनीज जा चुकी है, इवन शेवरले भी जैसे जा चुकी है, बिल्कुल क्रूज आया करती थी उसकी। तो एक तरीके से कहने का मतलब यही हो गया, किसी के जाने के बाद ही उसी इसकी कीमत का एहसास होता है। डेफिनेटली आप यही कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि देखो जो इसके नंबर्स जो है आज के टाइम में बिक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक इसके नेगेटिव पॉइंट को भी दर्शाते हैं। देखो अगर हम एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड, हम BMW ऑडी वगैरह की हम बात करते हैं, उसके नंबर्स कम बिके तो समझ में आता है, लेकिन जो इस गाड़ी का एक प्राइस ब्रैकेट है उसके बाद भी नंबर कम बिक रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट खड़ा कर देता है इस गाड़ी के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखा आपने एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू, सारा कंफ्यूजन उम्मीद है आपका दूर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको घने सारे फीचर, सेफ्टी और रीसेल वैल्यू चाहिए तो फिर आप दूसरी कार देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से प्यार है और इस गाड़ी का लुक अच्छा लगता है तो ही आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव गौहर जी ने आपको बता दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक बात फिर से बता देता हूँ, आपका जो भी बजट होता है 5 से 10 लाख के बीच में, वो गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कीजिए अपने बजट के हिसाब से और शोरूम पे जाके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर ले। बिना टेस्ट ड्राइव के कोई भी गाड़ी ना खरीदे, क्योंकि गौहर जी ने बताया अपनी गाड़ी की कोई भी बुराई नहीं करता है। कल को मैं भी कोई कार लूंगा तो मैं भी उसके बारे में गलत नहीं बोलूंगा। अपना कंफ्यूजन तब दूर होता है जब आप उसको लाइव देखते हैं या उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। गौहर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, समय निकाला आपने। और इनका चैनल है लैंड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। इनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको नोएडा के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी देखनी है। तो यही था छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी।